नेपाल में लंबे समय तक चले सियासी रस्साकसी के बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में यानी कि सीपीएम में दो फाड़ हो गया। देखिए, एक धड़े का नेतृत्व तो पीएम ओली कर रहे हैं, वहीं दूसरे धड़े का नेतृत्व प्रचंड कर रहे हैं। चीन के राजदूत के विवाद में कूदने से लड़ाई में एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। चीनी राजदूत हाओ यांकी की राष्ट्रपति से मुलाकात ने मामले को गरमा दिया है। कल केपीएस ओली ने प्रचंड का कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया था, तो वहीं आज ओली के धुर विरोधी बन चुके प्रचंड गुट ने ओली को अध्यक्ष पद से हटा दिया। 3 साल पहले नेपाल में 2/3 बहुमत से जब कम्युनिस्ट गठबंधन की सरकार बनी थी, तो ये लगा था कि नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का दौर शायद शुरू हो गया है। फिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सीपीएन यूएमएल और प्रचंड की सीपीएन माओवादी सेंटर जो है वो एक हुए, लेकिन 5 साल से पहले ही ये जो गहरे मतभेद उभरे, उन्होंने नेपाल को फिर से चुनाव की ओर धकेल दिया है। अब भारत और चीन दोनों गंभीरता से इस पूरे मसले को देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो नेपाल के लिए है, क्योंकि वहां पर फिर से एक बार जो सियासी हड़कंप मचा हुआ है उसका अंत कहां जाकर होता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीरें, क्या कहना है एक्सपर्ट्स का इस पूरे मसले पर, आपको सुनवाते हैं। नेपाल में जो चाइनीज एम्बेसडर है उन्हें शुरू से ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन नहीं हो, उसमें फूट नहीं पड़े, इसके लिए इतने अधिक प्रयास किए, इतने घर घर घूमे, इतने नेताओं के घर गए, कभी प्रधानमंत्री निवास, कभी राष्ट्रपति निवास, कभी इस नेता के घर, कभी उस नेता के घर, कि पार्टी बचाने के चक्कर में आज ये हालत हो गई है कि न वो पार्टी बचा पाई, न पार्लियामेंट बचा पाई, न प्रधानमंत्री को बचा पाई। कहीं भी सब जगह टूट फूट हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और अभी तो अवस्था ये है कि अब दोनों गुट एक आपस में इस तरह से अभी लड़ने वाले हैं कि ये देश कहीं मुठभेड़ की अवस्था में न चल जाए। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुका है, सरकार का कोई ठिकाना नहीं है, अभी केयरटेकर गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी उनकी सक्रियता अभी रुकी नहीं है। हो यांची अभी भी कल रात को प्रेसिडेंट से मिली हैं, उनसे मिलकर उन्होंने एडवाइस दिया है कि आप ओली का साथ छोड़ दें, आप प्रचंड का साथ दें। अभी प्रचंड से आज सुबह ही उनकी मुलाकात हुई है, माधव नेपाल से मुलाकात हुई है, उपेंद्र यादव और बाबूराम भट्टराई से भी वो मिली हैं, और सबसे मिलके वो किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन कमीशन के फैसले आने से पहले ही वो चाहती हैं कि ओली अलग थलग पड़ जाए, ओली को बिल्कुल बाहर कर दिया जाए और प्रचंड प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ताकि ये पार्टी नहीं टूटे। क्योंकि इस पार्टी का जो गठन था वो चाइना के द्वारा ही किया गया था, 2 अलग अलग पार्टियों को मर्ज करा के एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाया गया था। लेकिन अब आज हालत ये है कि उस कम्युनिस्ट पार्टी में 2 खेमे में बट गई है। एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी हो गया है और एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पीके हो गया है। तो अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन केपी या पीके दोनों में से किसको मान्यता प्रदान करती है, और क्या चाइनीज एम्बेसडर की जो इतनी अधिक सक्रियता है जिसके कारण से आज देश इस हालत में पहुंच गया है कि अभी 3 साल में ही मध्यावधि चुनाव की घोषणा करनी पड़ी है, तो वो क्या इस पार्टी को फिर से सिर्फ एनसीपी बना सकती है, सिर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बना सकती है, नहीं बना सकती है। संसद विघटन से शुरू हुई ये पॉलिटिकल क्राइसिस नेपाल एक स्टेप और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो अभी भी सरकार में है वो इफेक्टिवली 2 भाग में बटे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके दूसरे अध्यक्ष कमरेड प्रचंड जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये 2 गुटों ने अपनी अपनी जगह पे भेला बुलाई थी और दोनों गुटों ने दूसरे गुटों के ऊपर कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री ओली ने केंद्रीय कमेटी में बहुमत बढ़ाने के लिए 100 से ज्यादा न्यू मेंबर्स को केंद्रीय कमेटी में दाखिल की है, प्रवक्ता को भी चेंज कर दिए हैं, और दूसरी तरफ कमरेड प्रचंड के जो ग्रुप हैं उन्होंने प्रधानमंत्री ओली के ऊपर कार्रवाई की है। तो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में याद कीजिए कि पीएम केपी ओली की तरफ से किस तरह के बयान भारत के खिलाफ दिए गए, किस तरह के कदम उठाए गए। उसमें श्री राम की जन्मभूमि का भी मसला सामने आ गया, उसमें विवादित नक्शे का भी मसला सामने आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नेपाल में जो सिर्फ उटौवल चल रही है वही इसके केंद्र में था। कहीं ना कहीं वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ पंकज दास जी जुड़ गए हैं, नेपाल से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पंकज दास जी, 3 साल पहले कम्युनिस्ट गठबंधन की सरकार बनी थी 2/3 बहुमत से। उस वक्त क्या सोचा होगा इन पार्टियों ने कि किस तरह से सिर्फ उटौवल की नौबत आएगी, और आज अगर 2 बड़े चेहरे केपी ओली और प्रचंड के बीच इस तरह की नौबत आ गई है कि
कोई कार्रवाई आज हो रही है और उसके जवाब में कार्रवाई कल हो जा रही है दोनों की तरफ से। आखिर ये नौबत आई क्यों और आगे क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, जब दो विपरीत विचारधारा वाले जब दो विपरीत सोच वाली पार्टियां एक जगह होती है तो उसका हश्र यही होता है। ये तो चाइना का ग्रैंड डिजाइन था जो उन्होंने प्रेशर करके इन दोनों जो कम्युनिस्ट पार्टी जो अलग अलग थी, एक दूसरे को 10 सालों से एक दूसरे को गालियां देती रही, एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ती रही, कभी एक दूसरे के साथ नहीं आए, एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनको चाइना ने जबरदस्ती मिलवा तो दिया, चुनाव भी जितवा दिया, 2/3 की बहुमत भी आ गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाया। जैसा कि हम जानते हैं चाइनीज माल बहुत दिन तक नहीं टिकता है, वैसे ही चाइना का जो चाइनीज मेड गठबंधन जो था, इन दोनों का जो पार्टी मर्ज किया गया था, वो भी बहुत दिनों तक नहीं टिका और पिछले 1 साल से इनका अंतर संघर्ष इस तरह से बढ़ रहा था जिसका हश्र आज हम सभी देख रहे हैं कि कैसे प्रचंड ओली को निकाल रहे हैं और ओली प्रचंड को बिल्कुल, निकाल रहे आपने हैं। सही उदाहरण दिया और फिर से एक बार चाइना का दखल देखा जा रहा है, लेकिन कैसे असर इस पर पड़ेगा और नेपाल के आगे के भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य है, उस पर कैसे असर पड़ेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका